न्यूज पर। स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। तो आइए शुरू करते हैं तेज खबरों का सिलसिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद में चल रही G20 देशों के कृषि कार्य समूह की 3 दिवसीय मंत्री स्तरीय बैठक को वीडियो संदेश के जरिए संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने G20 देशों से वैश्विक खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सामूहिक प्रयास करने की अपील की। प्रधानमंत्री ने वैश्विक उर्वरक आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने की भी अपील की। पीएम ने दुनिया भर में कृषि क्षेत्र में अपनाई जा रही अलग अलग पद्धतियों का उपयोग कर किसानों को सशक्त करने की बात कही। साथ ही उन्होंने ग्लोबल साउथ के छोटे और सीमांत किसानों के लिए किफायती उपाय पर भी विचार करने को कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 20 से 25 जून तक अमेरिका और मिस्र के दौरे पर रहेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और जिल बाइडेन के न्योते पर पीएम अमेरिका की आधिकारिक राजकीय यात्रा करेंगे। पीएम 21 जून को न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का नेतृत्व करेंगे। न्यूयॉर्क के बाद पीएम मोदी वॉशिंगटन डीसी की यात्रा करेंगे। पीएम मोदी आगामी 24 से 25 जून तक मिस्र की राजकीय यात्रा पर रहेंगे। अपनी यात्रा के दौरान राष्ट्रपति मिस्र के राष्ट्रपति समेत कई अन्य गणमान्य व्यक्तियों से मुलाकात करेंगे। गुजरात के तटीय इलाकों से टकराने के बाद चक्रवाती तूफान बिपरजॉय आज कमजोर पड़ गया है। मौसम विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्रा ने कहा कि बिपरजॉय कमजोर होकर भुज पहुंचा। उन्होंने कहा कि धीरे धीरे ये तूफान शाम तक कमजोर होकर डीप डिप्रेशन में बदल जाएगा। और आइए आपको सीधे बीजेपी मुख्यालय लिए चलते हैं। सुधांशु त्रिवेदी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इसके लिए विख्यात वह भूमि आज हिंसा का तांडव देख रही है और उससे अधिक दुखद है वहां के सरकार की असंवेदनशीलता। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर जिस प्रकार के हिंसक और प्राणघातक हमले हो रहे हैं, 25 से 30 ऐसी घटनाओं की तो हम लोगों के पास सूची है जिसमें गंभीर रूप से हमारे कार्यकर्ता घायल हुए हैं और उनके ऊपर प्राणघातक हमले हुए हैं। उससे भी अधिक चिंता का विषय यह है कि राज्य के निर्वाचन आयोग के द्वारा इन सारी घटनाओं के प्रति एक निहायत ही असंवेदनशील और गैर जिम्मेदाराना रवैया इख्तियार करना, जिसकी वजह से न्यायालय जाना पड़ा और न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद स्थितियों पर नियंत्रण लगाने का प्रयास किया गया। पश्चिम बंगाल की सरकार, पश्चिम बंगाल की पुलिस जिस प्रकार से बर्ताव कर रही है, यह देश के लोकतांत्रिक और चुनावी इतिहास में एक बहुत काला अध्याय है। एक फैक्ट आपके सामने रखना चाहता हूं कि अंतिम दिन तृणमूल कांग्रेस के 40,000 से अधिक लोगों ने नामांकन किया और पश्चिम बंगाल में 341 ब्लॉक हैं। 4 घंटे के अंदर यदि 40,000 से अधिक लोग नामांकन करते हैं केवल 341 ब्लॉक में, और इसमें तो अन्य भी दलों के लोगों ने नामांकन किया है अंतिम दिन, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ तृणमूल कांग्रेस ने किया है, लेफ्ट ने भी किया है, कांग्रेस ने भी किया है, हमने भी किया है। यानी औसतन एक व्यक्ति के नामांकन का समय 2 मिनट के आसपास आता है। अब व्यवहारिक दृष्टि से समझा जा सकता है कि सरकार और राज्य की चुनाव आयोग के
दिशा निर्देश में काम कर रही चुनावी मशीनरी कितनी ईमानदारी से काम कर रही है। यदि एक नामांकन पत्र को सरसरी नजर से भी देखना हो कि उसके अंदर कोई गलती नहीं है तो वो 2 मिनट में नहीं देखा जा सकता। 5, 7, 8 मिनट तो आपको देखने में लगते हैं। इसके बावजूद इस गति से हुए नामांकन ये दर्शाते हैं कि सरकार किस प्रकार से व्यवस्था को हाथ में लिए है। और मैं पूछना चाहता हूं, जो लोग कहते थे कि डेमोक्रेसी इज ऑलमोस्ट फिनिश्ड इन इंडिया, तो आई वांट टू आस्क देम ए कैटेगोरिकल क्वेश्चन that the level of violence which is being witnessed in West Bengal, the democracy is flourishing or it is vanishing? ये लोकतंत्र का उद्भव दिख रहा है या तिरोभाव दिख रहा है? और जिस प्रकार से नामांकन की प्रक्रिया का मैंने उदाहरण बताया, क्या ये लोकतंत्र का उपहास नहीं है? राज्यपाल महोदय भी, आप सभी को ध्यान होगा कि हिंसा की जिस प्रकार निरंतर सूचनाएं आ रही हैं और राज्य सरकार की निष्क्रियता, असंवेदनशीलता जो ममता बनर्जी जी के संरक्षण में चल रही है, उस कारण से राज्यपाल ने भी जाकर आज कई जगह हिंसा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा भी किया है। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि इस प्रकार के घृणा, हिंसा और प्राणघातक हमलों के दौर में भी भारतीय जनता पार्टी के 50,000 से अधिक कार्यकर्ताओं ने अपना नामांकन किया है। यानी इन प्रतिकूल परिस्थितियों में भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरी दृढ़ता के साथ, साहस के साथ उस जुल्म और ज्यादती को सहते हुए लोकतंत्र की लड़ाई लड़ने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और मैं तृणमूल कांग्रेस की सरकार और ममता बनर्जी जी को यह कहना चाहता हूं कि आप याद रखिए कि यह आगजनी का जो खेल, जो हिंसा का खेल आप खेल रहे हैं, यही इससे पूर्व कम्युनिस्ट सरकारें करती थी। और उनका हश्र क्या हुआ? लोकतंत्र में जनता जनार्दन है और जिस प्रकार का अत्याचार और अनाचार हो रहा है उसकी पराकाष्ठा पूर्ण हो रही है। तो मैं उन्हें सुझाव और आगाह करते हुए यह कहना चाहूंगा कि जो अटल जी की कविता की पंक्ति थी कि चिनगारी का खेल बुरा होता है, चिनगारी का खेल बुरा होता है, औरों के घर में आग लगाने का सपना अपने घर में ही अक्सर खरा होता है। तो जो कुछ ये कर रहे हैं, और इसी के साथ मैं समस्त विपक्षी दलों से पूछना चाहता हूं कि लोकतंत्र का जो स्वरूप, हिंसा से घायल स्वरूप दिखाई पड़ रहा है, पश्चिम बंगाल में जो मां माटी मानुष की बात करती थी, वहां भारत मां के विरुद्ध खड़ी हुई शक्तियां प्रबल, माटी खून से सनी हुई और मनुष्यता पूरी तरीके से व्यथित और कलंकित नजर आ रही है। उसके बाद भी किसी विपक्षी दल को इसके लोकतंत्र में कोई समस्या नजर नहीं आ रही। अतः हम सरकार को आगाह करना चाहते हैं और साथ ही साथ यह कहना चाहते हैं कि उनको अपने संवैधानिक कर्तव्य का पालन करना चाहिए और राज्य के चुनाव आयोग, जो कि अपने संवैधानिक दायित्व का नैतिक और संवैधानिक दृष्टि से अपेक्षित निर्वहन नहीं कर रहा है, उनको भी अपने दायित्व का निर्वहन करना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं के हौसले का हम सम्मान और अभिवादन करते हैं। धन्यवाद। तो भारतीय जनता पार्टी ने इस वक्त एक बड़ा आरोप पश्चिम बंगाल पर लगाया है। उन्होंने कहा है कि पश्चिम बंगाल की सरकार
अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन नहीं कर रही है। साथ ही साथ राज्य चुनाव आयोग पर भी बीजेपी की ओर से बड़ा आरोप लगाया गया है। उन्होंने कहा है कि राज्य चुनाव आयोग भी अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन नहीं कर रहा है। आईएमडी के माफ कीजिएगा एनडीआरएफ के डीजी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं इस वक्त। बात करें तो राजकोट के सिवा कहीं और भारी बारिश नहीं हो रही, लेकिन फोरकास्ट है कि राजस्थान में साउथ में जहां ये हेडेड है वहां भारी बारिश होने की पॉसिबिलिटी है। तो कल रात में हमने राजस्थान सरकार से बात करके कोई 470 किलोमीटर दूर हमारी टीम थी, वो रात में मूव हो गई। अभी वो जालोर में पहुंच गई है ताकि बारिश होने से पहले हमारी वहां टीम एक हाजिर है। गुजरात के सिवा दीव में हमारी टीम है। डाउन साउथ की बात करें तो मुंबई में 5 टीमें हैं और टीमें अलर्ट पे हैं। कर्नाटका में 4 टीमें हैं। तो जहां जहां इसका एक प्रभाव या जहां जहां स्टेट गवर्नमेंट से हमको रिक्वेस्ट आया था वहां हमने अपनी टीमें तैनात कर रखी हैं। अभी एफर्ट ये रहेगा नंबर 1 एनडीआरएफ का, एसडीआरएफ का, बाकी तमाम एजेंसीज जो वहां काम कर रही हैं कि सिचुएशन को नॉर्मल जितना जल्दी हो पाए ले आएँ। और जो रेनफॉल की प्रेडिक्शन है उसके कारण कोई फ्लडिंग होगी अगर, उसमें से लोगों को हम रेस्क्यू करके और कोई नुकसान ना होने दें। Thank you. Okay. The extremely severe cyclonic storm Biparjoy, which had hit, has lost some power and now converted into a severe cyclone, and by afternoon would be a cyclone only, and by evening would be a deep depression. It's headed inlands towards South Rajasthan at about 12 kilometers an hour. We lost 2 lives before the landfall, which is tragic. The preparations made in great detail by Government of Gujarat, we were a part of that planning, resulted in the success that after the landfall, not a single human life was lost, though about 23 people have got injuries. Number of houses which have suffered damage are about 500, most of them kacha and hutments. About 800 plus trees are uprooted. About 1,000 villages are without electricity, which is being restored, and 40% of those villages are in Kutch, which was the most impacted. Now the focus would be on restoring things back to normalcy as far as possible, as quickly as possible, and also to ensure that in the ensuing rainfall, which is forecasted across some areas, heavy rainfall also, we are prepared to rescue people if they get caught up in inundation and flooding. So that is the plan of action as of now. Aside from Gujarat, we also have a team in South Rajasthan in anticipation of heavy rainfall there. And we have teams in Karnataka and Mumbai and Diu as well. Thank you, sir. जल्दी से 2 सवाल कर दो। 2 सवाल। भाई आराम से चेयर वहीं बैठ जाएंगे, बारी बारी से कर लो। 2 से तीसरा कोई ना करे, हम भी ना। थैंक यू। आप ऑर्गेनाइज करने में मेरी मदद करें। नहीं सर, वो क्या? अरे कैमरामैन हमारे कहाँ हैं? सर इधर। तो एनडीआरएफ के डीजी अतुल करवाल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उनका कहना है कि गुजरात के बाद अब जो साइक्लोन है वो दक्षिण राजस्थान की ओर बढ़ गया है। तो उनका कहना है कि राहत और बचाव कार्य में उनकी टीमें हर जगह पर डिप्लॉय हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर। Yoga, in the ancient Indian language, Sanskrit, means to conjoin. Conjoining our body with the mind and conjoining our soul with the universal spirit is yoga. In the 20th century, some of these antique but evergreen ideas were tested with the scientific tools to ascertain and demonstrate their veracity in a world that craved for empirical evidence. Indian yoga gurus demonstrated how the metabolic changes, the rate of heart or pulse, the electrical activities of heart and brain, the body temperature and the oxygen intake of the body could be so well regulated by asanas, pranayams and dhyan. This immediately led to a much greater acceptance of yoga as an alternative lifestyle. At the same time, many learned men took this quintessential Indian practice to the world and firmly established it on the international arena. आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। वसुधैव कुटुंबकम्।
अर्जुन, 10th में यू मेड अस रियली प्राउड। अब आगे क्या सोचा है? पापा, मैंने IIT जाना है और इंजीनियर बनना है। थिंक IIT, थिंक विद्या मंदिर। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100। तो आइए अब खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। IMD के अनुसार कच्छ और सौराष्ट्र के कुछ हिस्सों में सुबह भारी बारिश हुई। साथ ही गुजरात के कई जिलों में हल्की से भारी बारिश होने और तेज हवाएं चलने की संभावना है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गांधीनगर में अधिकारियों के साथ चक्रवात बिपरजॉय के प्रभाव की समीक्षा की। गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल ने कहा कि बिपरजॉय के कारण किसी भी प्रकार की जनहानि की सूचना नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि आज भी पूरे गुजरात में तेज हवाएं चल सकती हैं और भारी बारिश की संभावना है। गुजरात के तटीय इलाकों में चक्रवाती तूफान बिपरजॉय का प्रभाव देखने को मिल रहा है। तूफान के असर से कच्छ के कई इलाकों में सड़कों पर पेड़ गिर गए हैं। पेड़ों को हटाने के लिए NDRF के जवान जुटे हुए हैं। कई पेड़ों को हटाने के लिए मशीनों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि भारी बारिश की वजह से इस अभियान में दिक्कत आ रही है। चक्रवात बिपरजॉय से गुजरात के कई जिलों में बिजली संकट पैदा हो गया है। बिपरजॉय के प्रभाव से जगह जगह बिजली के खंभे उखड़ गए हैं। बिजली विभाग के कर्मचारी देर रात से बिजली आपूर्ति बहाली करने में जुटे हुए हैं। कई गांवों में रात भर काम कर बिजली बहाल की गई। द्वारका के कई जगहों पर जल भराव देखने को मिला। NDRF कर्मियों ने रूपेन बंदर के निचले इलाके में फंसे 2 लोगों को बचाया। चक्रवात बिपरजॉय का असर जामनगर में कालाबाड़ धोराजी राजमार्ग पर साफ देखने को मिल रहा है। तेज हवाओं के कारण राजमार्ग पर कई जगहों पर पेड़ उखड़कर गिरे हुए दिखाई दिए। गुजरात के मांडवी में चक्रवात बिपरजॉय का प्रभाव देखने को मिल रहा है। शहर में तेज हवाओं के साथ साथ बारिश हो रही है। मुंबई में आज भी चक्रवात बिपरजॉय का प्रभाव देखने को मिल रहा है। गेटवे ऑफ इंडिया पर समुद्र में ऊंची लहरें उठ रही हैं। हैदराबाद में चल रही G20 देशों के कृषि कार्य समूह की मंत्री स्तरीय बैठक का आज दूसरा दिन है। सम्मेलन में 200 से भी अधिक प्रतिनिधि शामिल हैं। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने हैदराबाद में G20 कृषि मंत्रियों की बैठक के लिए G20 प्रतिनिधियों का स्वागत किया। सम्मेलन के पहले दिन केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने एक भव्य प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। प्रदर्शनी में कृषि से संबंधित क्षेत्रों में भारत की उपलब्धियों को प्रदर्शित किया गया। महाबलीपुरम में चल रही W20 बैठक का आज अंतिम दिन है। बैठक के अंतिम दिन आज 3 सत्रों में चर्चा की जा रही है। W20 शिखर सम्मेलन महिला सशक्तिकरण की क्षमता विषय पर आधारित सत्र के साथ संपन्न होगा। इसका उद्देश्य महिला सशक्तिकरण की शक्ति का प्रदर्शन करना है। भारत का W20 एजेंडा 5 प्रमुख प्राथमिकताओं पर केंद्रित है, जिनमें महिला उद्यमिता, जमीनी स्तर पर महिला नेतृत्व, जेंडर डिजिटल विभाजन की दूरी को कम करना, शिक्षा और कौशल विकास और जलवायु परिवर्तन शामिल है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। आज तड़के शुरू हुई मुठभेड़ ने 5 आतंकियों को ढेर कर दिया है। मारे गए 5 आतंकी विदेशी हैं। कुपवाड़ा जिले के जूमागुंड इलाके पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कुपवाड़ा पुलिस को सूचना मिलने के बाद सेना और पुलिस के संयुक्त दल ने ये मुठभेड़ वहां पर की है। इलाके में सुरक्षा बलों का तलाशी अभियान जारी है। पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में गुरुवार देर रात कुछ उपद्रवियों ने विदेश राज्य मंत्री R.K. रंजन सिंह के कोंगबा स्थित आवास में आग लगा दी। घटना के समय केंद्रीय मंत्री घर पर नहीं थे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी केदारनाथ आपदा के 10 वर्ष पूरे होने पर आज केदारनाथ धाम में आपदा के शिकार लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि आपदा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ मंदिर के पूरे परिसर को एक नया स्वरूप देने का काम किया है। मौसम विभाग के अनुसार राजधानी दिल्ली में आज बादल छाए रहने की संभावना है, वहीं हल्की बारिश भी हो सकती है। न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है।
असम के लखीमपुर में लगातार बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। भारी बारिश से लखीमपुर में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर स्थित नौशेरा की 3 चचेरी बहनों ने नीट की परीक्षा पास की। तीनों की सफलता से परिवार में खुशी का माहौल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले अमेरिका में प्रधानमंत्री की यात्रा को लेकर जोर शोर से तैयारियां शुरू हो गई हैं। पीएम के दौरे को लेकर भारतीय समुदाय के लोग भी खासे उत्साहित हैं। भारतीय समुदाय के लोगों ने एक खास टी-शर्ट भी तैयार की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा के पहले अमेरिकी सांसदों में उत्साह है। अमेरिकी सांसद माइक लॉलर ने अमेरिका भारत के संबंधों को 21वीं सदी के सबसे महत्वपूर्ण साझेदारियों में से एक बताया। अमेरिकी सांसद एमी वेरा ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी की राजकीय यात्रा भारत अमेरिका व्यापार संबंधों पर काम करने का अवसर है। अमेरिकी सीनेटर शेरोड ब्राउन ने कहा, हम अमेरिका में पीएम नरेंद्र मोदी का स्वागत करते हैं। हम दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए उत्सुक हैं। एक छोटा सा ब्रेक। I practice yoga every day. It has nurtured and enriched my life. संग संग चलो बढ़ते रहो, योग सभी करते रहो। संग संग चलो बढ़ते रहो, योग सभी करते रहो। योग करने से स्मरण शक्ति बढ़ती है, सब आसानी से याद हो जाता है। योगा ही जीवन का एक आधार है। योग से बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल होती है। बढ़ते रहो, योग सभी करते रहो। मैं प्रतिदिन योग करता हूँ। इसने मेरा सामर्थ्य और आत्मविश्वास बढ़ाया है। आप भी योग अपनाएं, स्वस्थ, सानंद और ऊर्जावान रहें। आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। वसुधैव कुटुंबकम्। अर्जुन, 10th में यू मेड अस रियली प्राउड। अब आगे क्या सोचा है? पापा, मैंने आईआईटी जाना है और इंजीनियर बनना है। थिंक आईआईटी, थिंक विद्या मंदिर। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100 और आइए अब खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। वैश्विक बाजारों में मजबूती के बाद घरेलू शेयर बाजार में आज हरे निशान पर कारोबार की शुरुआत हुई। फिलहाल बीएसई सेंसेक्स मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है। वहीं दूसरी ओर निफ्टी में भी मजबूती दिख रही है। मई 2023 में भारत का कुल निर्यात 60.29 बिलियन अमेरिकी डॉलर पहुंचा। इलेक्ट्रॉनिक सामान के निर्यात में मई 2023 में 73.96% की महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई है। कृषि निर्यात में मजबूत वृद्धि दर्ज की गई। अप्रैल मई 2022 की तुलना में अप्रैल मई 2023 में मसालों में 31.81% की वृद्धि दर्ज की गई। जबकि चावल के निर्यात में अप्रैल मई 2023 में अप्रैल मई 2022 की तुलना में 19% की वृद्धि हुई है। कोयला मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट बताती है कि समस्त कोयला भंडार की स्थिति 13 जून 2023 को 44.22% की वृद्धि के साथ 110.58 मिलियन टन तक पहुंच गई है। कोयला मंत्रालय ने विद्युत क्षेत्र को 5.11% की वृद्धि के साथ 164.84 मीट्रिक टन कोयले की आपूर्ति सुनिश्चित की। रिफाइंड सोयाबीन तेल और रिफाइंड सूरजमुखी तेल पर मूल आयात शुल्क में 5% की कमी के चलते उपभोक्ताओं को सस्ते में मिलेंगे खाद्य तेल। रिफाइंड सोयाबीन तेल और रिफाइंड सूरजमुखी तेल पर मूल आयात शुल्क 17.5% से घटकर 12.5% हुआ। घरेलू बाजार में खाद्य तेलों की कीमतों को कम करने के लिए सरकार द्वारा पहले से किए जा रहे प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए एक और ये नई पहल है। सेबी ने बाजार पूंजीकरण के हिसाब से शीर्ष 100 सूचीबद्ध कंपनियों को 1 अक्टूबर से बाजार में उनके बारे में फैली किसी भी अफवाह की पुष्टि करने, खारिज करने या स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया है। भारतीय खाद्य निगम को 28 जून से खुली बाजार बिक्री योजना के अंतर्गत शुरू हो रही ई नीलामी में 3 से 5 लाख टन गेहूं छोटे निजी खरीदारों को बेचने की उम्मीद है।
माल एवं सेवा कर से संबंधित मामलों के शीर्ष निकाय जीएसटी परिषद की 50वीं बैठक 11 जुलाई को होगी। राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण ने दिवाला प्रक्रिया से गुजर रही एयरलाइन गो फर्स्ट के समाधान पेशेवर के तौर पर शैलेंद्र अजमेरा की नियुक्ति को मंजूरी दे दी। भारत ने यूरोपीय संघ में इस साल अक्टूबर से लागू होने जा रही कार्बन कर व्यवस्था से अपनी एमएसएमई इकाइयों को छूट देने की मांग की है, क्योंकि इससे कुछ क्षेत्रों में घरेलू उद्योगों पर असर पड़ेगा। भारतीय विज्ञापन मानक परिषद ने विज्ञापन में ऑनलाइन भ्रामक डिजाइन पैटर्न के लिए दिशा निर्देश जारी किए। इसके तहत कंपनियों को अपने वादे में किसी भी तरह की चूक करने, सामान या सेवाओं के बारे में बढ़ा चढ़ाकर जानकारी देने या स्पष्ट सूचना देकर ग्राहकों को गुमराह नहीं करने के निर्देश दिए गए हैं। ये दिशा निर्देश स्वनियामक हैं और 1 सितंबर से प्रभावी होंगे। अप्रैल में क्रेडिट कार्डों की संख्या 865 लाख कार्ड के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड भी प्रतिस्पर्धा अधिनियम के दायरे में आएगी। भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार बी अनंत नागेश्वरन ने कहा, भारत का चालू खाते का घाटा वित्त वर्ष 2023-2024 में घटकर जीडीपी के 2% से नीचे रहने की उम्मीद है। तो एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। आप हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार।